हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये संडे सेशन है जिसमें आज हम लोग ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सोलर सिस्टम है उसके जो एमसीक्यूज हैं जो इन सारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है उसको कवर करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। और बाकी आप एसेज और रिपोर्ट राइटिंग के सेशन जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है उसे आप देख सकते हैं। पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज का सेशन भी आपको दिया गया हुआ है जो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस चैनल से उस सारे का फायदा उठा सकते हैं। ये सारे कंटेंट आपको हिंदी में अवेलेबल करवाए जाते हैं और ये पूरे यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो आपको ये सारा कंटेंट हिंदी में अवेलेबल करवाता है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो थोड़े से सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके पास है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 बार क्वेश्चन ये सीएपीएफ में पूछा गया हुआ है और इसको चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य की बाहरी परत, जिसको हम लोग संवहनीय मेखला कहते हैं, का निर्माण किससे हुआ है? क्या वो कोशिका से हुआ है, हाइड्रोजन से हुआ है, हीलियम से हुआ है? इसमें से कोई नहीं। कंफ्यूजियस क्वेश्चन होता है ये। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है अंदर, तो ऊपर वाला जो परत होगा, बाहरी परत जो होगा, जिसको हम लोग संवहनीय मेखला कहते हैं, वो भी हीलियम का ही बना होगा। लेकिन ये आंसर गलत है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सूर्य का ये जो सूर्य है, इसका जो बाहरी परत है, ये जो बाहरी परत है, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। इसका जो बाहरी परत है ये कोशिका का बना हुआ होता है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर पवन किसे कहते हैं? ठीक है, तो सौर पवन किसको कहते हैं? तो ये जो कोरोना होता है, सूर्य है अभी, ये इम्पोर्टेंट आया हुआ है आपके लिए, कोरोना वायरस। ठीक है, तो इसी के नाम पे इसका नाम कोरोना पड़ा हुआ था। ये बाहर से जो छल्ले दिखाई देते हैं आपको, छल्ले नहीं है बल्कि ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिसको कोरोना बोला जाता है, और सेम रूप लेता है कोरोना वायरस, इसलिए उसका भी नाम कोरोना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो कोरोना होता है, तो कोरोना से बाहर की ओर, ये जो कोरोना है इससे बाहर की ओर जो प्रवाहित होने वाले प्रोटॉन की, जो ये प्रोटॉन की जो धारा होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सौर पवन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पर दिया गया हो, क्योंकि ज्योग्राफी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को डिस्कशन की जरूरत नहीं होती है। ये जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सौर कलंक किसे कहते हैं? ठीक है, और सौर कलंक प्रभावित किसे करता है एक्चुअली में? तो सौर कलंक जो है वो बेतार संचार जो होते हैं, जैसे हम लोग अभी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो इसका ये बेतार संचार है, इसको अगर कोई प्रभावित करेगा तो सौर कलंक होता है। ठीक है, और ये सौर कलंक हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये क्या है। तो वीडियोस लंबे होते हैं इसलिए ज्यादा डिस्कशन एमसीक्यूज वाले सीरीज में नहीं करते। जब चैप्टर सीरीज आएगा तो उसमें हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एल्बिडो से किसका निर्धारण आसान होता है? तो एल्बिडो जो होता है ये एक तरीके का प्रकाश ही होता है, और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूर्य के चक्षुक ध्रुति कितनी है, मतलब सूर्य को कितने दूरी से देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, चक्षुक, चक्षुक जो है वो आंख को बोला जाता है, और ध्रुति जो है वो आप उसका जो एक आप बोल सकते हैं ऐसे कि कितना दूरी से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन जो है उसका यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताता है। तो एल्बिडो से सूर्य के चक्षुक ध्रुति का निर्धारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे को आप नोटबुक में राइट डाउन करते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर केवल दिए जा रहे हैं, जो सारे सीएपीएफ, सीडीएस, रेलवे जितने भी एग्जाम है सारे में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आंतरिक ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले आपको बताया कि ग्रह को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला आंतरिक है, ठीक है, और दूसरा बाह्य है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस दोनों में हम लोग देखने वाले हैं कि आंतरिक ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो स्टेटमेंट 1 आपका बोलता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। दूसरा, ये गैस के बने होते हैं और इन्हें पृथ्वी तुल्य माना जाता है। इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपके पास ऑप्शन है क 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल को बोला जाता है। ये सारे आंतरिक ग्रह हैं, क्योंकि ये चट्टानों के बने हुए होते हैं लेकिन गैस के बने हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, और बाह्य ग्रह जो गैस के बने हुए होते हैं तो ये हल्के होते हैं, सूर्य से बहुत दूरी पर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन ये पैदा करता है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे आपको मेंशन किया गया हुआ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अगर आंतरिक ग्रह को देखा जाए तो इसको पृथ्वी तुल्य योग्य ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये चट्टान वगैरह के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 जो है, 1 और 3 जो है वो सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बाह्य ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आंतरिक ग्रह के संबंध में हम लोगों ने देखा था कि वो चट्टान का बना हुआ होता है, तो बाकी सारे जो बचे हुए रेस्ट ग्रह है उसको आप ऐसे बोल सकते हैं प्लेनेट, कि वो बाह्य ग्रह में चले आएंगे। ठीक है, और अगर वो गैस का बना हुआ नहीं था तो बाह्य ग्रह ही गैस के बने हुए होंगे, जिसमें हेलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता होगी। और अगर ये गैस के बने हुए होंगे तो ये हल्के होंगे, इसलिए सूर्य के चारों तरफ बहुत तेजी से घूमेंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये तीनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ग हो जाएगा। 1, 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इनको आप नोटबुक में राइट डाउन करते चलिए, बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन को एग्जाम में राइट अटेम्प्ट करने में। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्र और बुध को प्रातः और भोर का तारा क्यों कहा जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है। यह सूर्य हो गया, ठीक है, ये आपका बुध हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे शुक्र होगा और फिर यहाँ पे पृथ्वी होगा। ठीक है, ये पृथ्वी होगा, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित है। तो क्या होता है कि ये सूर्य जो है वो सूर्यास्त के बाद तक, सूर्यास्त के पहले दिखाई दे देता है और सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देते रहता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि प्रातः और भोर का तारा जो है वो किसको बोला जाता है, तो शुक्र और बुध को बोला जाता है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में है। और ये सूर्योदय के पहले ये आपको उस वक्त तक नहीं दिखाई देते होंगे, ये सूर्यास्त के बाद इंस्टेंट दिखाई देते हैं और सूर्योदय के पहले तक दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बुध प्रातः एवं भोर के तारे के रूप में वर्ष में कितनी बार दिखाई देता है। तो ये वर्ष में 3 बार दिखाई देता है प्रातः और भोर के तारे के रूप में। ये इसको आप VVI कर लीजिए, ये 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुध परागन में क्या होता है। तो बुध परागन में स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि बुध जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये आपका बुध हो गया, ये आपका सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि बुध आ जाता है और पूरी तरीके से ये जो आपका सूर्य है इसका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसा कंडीशन 2016 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन क्यों कहते हैं। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि शुक्र का जो द्रव्यमान है ना वो पृथ्वी के, सूर्य का जो द्रव्यमान और आकार है ये दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और आकार के समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है शुक्र को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को सुंदरता में प्यार की देवी कहा जाता है। ये सारे जो एग्जाम ये क्वेश्चन है ये रेलवेज में पूछे गए थे, 1-2 बार CAPF CDS वगैरह में पूछे गए हुए हैं। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। शुक्र को ही हम लोग सुंदरता एवं प्यार की देवी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी सारे ग्रह जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इधर से ऐसे घूमते हैं, और आपका शुक्र और अरुण जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, शुक्र और अरुण ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, सॉरी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और बाकी जितने ग्रह बचे हुए हैं सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वोच्च बिंदु आपके उपग्रह, ये सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका राइट आंसर आपका मैक्सवेल है। शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु जो है वो मैक्सवेल है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है। अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो पहला तो यहाँ पे तापमान है और दूसरा ऑक्सीजन है, और ग ऑप्शन आपको देता है कि ए और क और ख दोनों, तो इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर ग मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तभी जीवन संभव है। ऑक्सीजन और यहाँ पे तापमान है, विदाउट तापमान के हम लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ना गर्मी होता है ना बहुत ज्यादा तापमान होता है, तो हम अपने जीवन को सरवाइव कर पाते हैं। इसलिए दोनों सिचुएशन होने के कारण ही यहाँ पे जीवन संभव है, तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वो सारे MCQs को यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है सोलर सिस्टम से।
नेक्स्ट है मंगल ग्रह के सर्वोच्च बिंदु का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया सर्वोच्च बिंदु का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शब्द है, ये सारे को आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ क्योंकि ये जो आपको हेल्प करेंगे वो अगर सपोज दैट इससे 3-4 रिलेट करके क्वेश्चन जब आएंगे स्टेटमेंट में 1, 2 और 3, ठीक है, क्योंकि सौरमंडल से 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। अब अगर यहाँ पे आते हैं तो ये सारे एमसीक्यूज को अगर आप कवर करके रखे होइएगा तो अगर आपके पास इसका बहुत ज्यादा अंबार है क्वेश्चंस का तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें राइट अटेम्प्ट कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप सुना हुआ चीज बहुत जल्दी भी भूलता है आदमी, कुछ लोगों का मानना है कि बहुत दिन तक टिकता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मंगल ग्रह की सबसे बड़ी ज्वालामुखी का नाम क्या है? ठीक है, तो इसके सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम ओलंपस मेंस है। ठीक है, ओलंपस मेंस इसको कर लीजिएगा। ओलंपस मेंस मंगल ग्रह के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मंगल ग्रह पे ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं और लावा वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। ठीक है, इस पे रिसर्च किया गया हुआ था और पता चला कि ये जो ओलंपस मॉन्स है ये मंगल ग्रह के सबसे बड़ी ज्वालामुखी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मंगल ग्रह के उपग्रह का क्या नाम है? ये शायद ही किसी को नहीं पता होगा। इसका राइट आंसर फोबोस और डिमोस है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एग्जाम में और ये एग्जामिनर का वीवीआई मींस एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ही है। ठीक है, और अगर आप हस्तरेखा में बिलीव करते हैं तो बृहस्पति को गुरु माना जाता है। ठीक है, और इसी कारण से इसको मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को। राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो किसके उपग्रह है? तो इसका भी राइट आंसर आपका बृहस्पति हो जाएगा। ये सारे उपग्रह है और यहाँ से 3 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक बार ये तीनों को अलग अलग नाम दे करके और तीनों बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसको इस तरह से क्वेश्चन को सेट करता हूँ कि अगर क्वेश्चन को 3-4 तरीके से भी घुमा करके आपसे पूछा जाए फिर भी आप उसको आराम से सॉल्व कर सके, इसीलिए सारे ऑप्शन को ही पुट कर दिया जाता है यहाँ पे। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये जो गैनीमेड है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति में पाया जाता है, लेकिन ये जितने भी है बाकी के बच्चे ये सारे बृहस्पति के ही उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस ग्रह को ग्लोब ऑफ गैस कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शनि ग्रह को कहा जाता है ग्लोब ऑफ गैस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह के उपग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा उपग्रह को भेजा गया हुआ था? तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। एक इसमें आपको चेंज करके 3 बार दिया गया हुआ था सीएपीएफ के एग्जाम में कि आपको वो जो मैंने अभी बताया था कि गैस वाला जो आपका ऑप्शन था, दूसरा ये कैस्पियन यान वाला दिया गया हुआ था और 3-4 और नाम दे करके यहाँ पर दिए गए हुए थे जो आपको केवल कंफ्यूज कर रहा था। बाकी अगर आपके पास ऑप्शंस याद है, अगर क्वेश्चन पे आपने वर्क किया है तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, कैस्पियन यान भेजा गया हुआ था शनि ग्रह के उपग्रह के अध्ययन के लिए। अभी सबसे ज्यादा अगर उपग्रह किसी के पास है तो वो शनि ग्रह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शनि ग्रह का सबसे बड़ा और छोटा उपग्रह कौन है? यहाँ पर जब कभी क्वेश्चन आएगा तो आप ये पहले देखिए कि पहले बड़ा पूछ रहा है कि पहले छोटा पूछ रहा है। ठीक है, और इसके हिसाब से ही आप आंसर दीजिए। कभी छोटा और बड़ा पूछ लेता है, कभी बड़ा और छोटा पूछता है। तो बड़ा और छोटा पूछ रहा है तो सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है और सबसे छोटे उपग्रह का नाम इसमें पेन है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे आपको दोनों चीज पता चल गया कि कौन सा बड़ा उपग्रह है और कौन सा छोटा उपग्रह है। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए आप इसको, बार बार देखिए केवल। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रह को आकाशगंगा के सदृश ग्रह के रूप में जाना जाता है? बस आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, शनि ग्रह को आकाशगंगा में सदृश ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह में वलय पाया जाता है? शायद ही किसी को नहीं पता होगा, शनि ग्रह में लच्छा पाया जाता है। ठीक है, ये शनि ग्रह है और इसके चारों तरफ ये जो लच्छा पाया जाता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है लच्छा। ठीक है, इसको वलय बोला जाता है, यही वलय शनि ग्रह में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर अरुण हो जाएगा। अरुण ग्रह में मीथेन पाया जाता है। ठीक है, इसमें मीथेन पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग जो है वो हरा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है हरा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ग्रह का खोज किसने किया था? अरुण ग्रह का
विलियम हर्सल ने किया था। इसको आप कट कर दीजिए, इसको आप हर्सल कर लीजिएगा। विलियम हर्सल ने अरुण ग्रह का खोज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, टिट्रॉन किसका उपग्रह है? ठीक है, टिट्रॉन किसका उपग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वरुण का उपग्रह है टिट्रॉन, जो वरुण जो आपका ग्रह है उसी का ये उपग्रह है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते तो नहीं के बराबर है, लेकिन एक बार रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर कभी क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसको टच नहीं करें, ऐसी बात नहीं है, हम हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे। नेक्स्ट, चंद्रमा विज्ञान को क्या बोला जाता है? तो इसको सेलेनोग्राफी बोला जाता है। ये चीज याद कीजिए आप, क्योंकि मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है, ठीक है, मछली पालन को क्या बोला जाता है, ये सारे कीट पालन को क्या बोला जाता है, ये सभी जो है ना, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो छोटे मोटे एग्जाम के साथ साथ यूपीएससी भी एग्जाम कभी कभी कंडक्ट करती है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चंद्रमा विज्ञान को सेलेनोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसे फुहारा का सागर कहा जाता है। तो मेयर एम्बिथम को फुहारा का सागर बोला जाता है। ये चंद्रमा पर है, ठीक है, ये चंद्रमा पर है। और सी ऑफ ट्रैंगुलिटी, ये भी चंद्रमा पर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले जहां पैर रखा था उसी को सी ऑफ ट्रैंगुलिटी कहा जाता है, ठीक है, सी ऑफ ट्रैंगुलिटी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बेसिक के सारे एमसीक्यूज जो सौरमंडल से रिलेटेड है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैंने कवर कर दिया है। लेकिन अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि हमारा जो वर्क है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हमको आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।